हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी वाला क्लासेस करा रहा हूँ आज से। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो है अब वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुके हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पे, जिसमें पहला टॉपिक है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा अवसंरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एक आर्टिकल भी आने वाला है। अब इसी जनसत्ता चाहे दैनिक जागरण में पब्लिश होगा, देखते हैं। वो वहाँ से आया हुआ है, दोनों जगह से आया हुआ है। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें जो दी हुई हैं वो पारंपरिक चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें विजन एस ने दिया। मैं आपको जो दे रहा हूँ उसमें बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। उसमें जो आर्टिकल आएगा तब उसको मैं आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, उसको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख रहिएगा, वहाँ मिलेगा आपको। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक टॉपिक है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में। यही एक आर्टिकल बड़ा वाला है, बाकी सब चीज़ें न्यूज इन शॉर्ट्स में है। तो हाल ही में क्या हुआ, रक्षा मंत्री जो थे हमारे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बीआरओ की अवसंरचना संबंधी 90 परियोजनाएं थी, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की लगभग जो है 90 परियोजनाएं उन्होंने राष्ट्र को समर्पित की, यानी देश को समर्पित की उन्होंने। अब उसको ओपन कर दिया, सारी चीज़ें अब वो कार्य के लिए चालू हो गई हैं। ठीक है। गौरतलब है कि बीआरओ देश की गला फंस जा रहा है कि सीमावर्ती अवसंरचनाओं को मजबूत करने वाला क्या है, एक सांविधिक निकाय है। यही एक मेन पॉइंट है प्री के लिए। देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ऐसे कर लेते हैं कि जो बीआरओ है वो देश की सीमावर्ती अवसंरचना को मजबूत करने वाला क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ये याद देना है, संवैधानिक निकाय भी नहीं है, सांविधिक निकाय है। और ये गैर सांविधिक निकाय भी दे देगा तो भी गलत होगा। ये सांविधिक निकाय, इसको यहाँ पे मार्क कर लेना इसको। ये क्या है, ये जो परियोजनाएं थी भारत के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्मित की गई हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्रों की जो अवसंरचना संबंधी विकास परियोजनाएं, उसमें हवाई अड्डे हैं, सुरंग हैं, हर मौसम के लिए अनुकूल सड़कें हैं, बाड़ लगाना और नई रेलवे लाइन बिछाना इत्यादि शामिल होता है। ठीक, तो जो भी सीमा अवसंरचना होती है उसको मजबूत करने की आवश्यकता क्यों होती है? एक जो सिंपल सी बात समझ के आती है, हम लोगों के सामने निकल के आती है कि जो भी सीमा अवसंरचना होती है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है, ये मेंस का सवाल बन सकता है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है कि अवसंरचना विकास आजीविका को बढ़ाने के लिए, सही बात है। अब क्या है, वामपंथी उग्रवादियों और विदेशों से भारत की जो गतिविधियों पर जो अंजाम देते हैं, जो भी उनसे निपटने के लिए क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए। जो नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, हथियारों की तस्करी, इसको रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तभी हम एक आवश्यक कार्रवाई भी कर सकेंगे। सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ से निपटने के लिए हमें अवसंरचना को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। जो शत्रु देश है उसकी सीमा पार आक्रामकता पर नजर रखने के लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, क्योंकि क्या है, भारत की जो सीमा है वो ऐसा नहीं कि प्लेन बॉर्डर्स हैं। वो देखिए, यहाँ इधर पहाड़ी हो गई, इधर समुद्र हो गया, ठीक है, इधर समुद्र हो जाएगा, इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी काफ़ी सूबे और पहाड़ियाँ हैं, फिर इधर से भी पहाड़ियाँ हैं और रेगिस्तान है। तो क्या है कि जब चारों तरफ से ना, ये बहुत मतलब भारत की जो सीमा है वो बेहद चुनौतियों से भरी हुई सीमा है। ठीक है। इसमें क्या, कनेक्टिविटी प्रदान करना एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसलिए इसको सीमा की अवसंरचना को मजबूत करना बेहद जरूरी हो जाता है। सैनिकों की त्वरित आवाजाही होती है, आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को क्या है, बाधा रहित बनाने के लिए जो है अवसंरचना मजबूत करने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको आप एकदम लर्न कर जाइएगा, मेंस पे काम आएगा। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र में है उसमें अवसंरचनात्मक विकास में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो पहला है दुर्गम स्थलाकृति। पहले बात, दुर्गम स्थली, भारत ने बोला भारत की जो भूभाग है वो क्या है, दलदली भूमि है, लवड़ी मैदान है, रेगिस्तान है, घाटियां हैं, नदी है, जंगलों आदि से घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का जो भूभाग है वो। अब पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौती है। जैसे हालांकि जैसे पाकिस्तान हो गया, म्यांमार देख लीजिए, म्यांमार में भी वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सैनिक शासन है और बहुत सारा विद्रोह हो रहा है। तो वो भी क्या है कि जो भारत की पड़ोसी देश है ना, उसमें राजनीतिक अस्थिरता है। तो ये भी एक समस्या है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से कई सारे मंत्रालयों के बीच में समन्वय की कमी है। चुनौतियां तो हैं ही ये। तो हालांकि समन्वय की कमी भी है। जो गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, इसमें कई सारे क्या है कि जो अवसंरचनाओं के निर्माण में देरी होती है, जो है एक समन्वय नहीं है, सामंजस्य है नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें कई सारी फाइलों का क्लियरेंस नहीं मिल पाता है। तो ये समस्याएं हैं। कट्टरपंथ के लिए जो संभावित हॉट स्पॉट यानी निम्न आर्थिक विकास का सामना कर रहे जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें प्राय अवसंरचनाओं की कमी होती है। तो वो क्या होते हैं, जहाँ अवसंरचनाएं की कमी होगी, लोगों के पास आर्थिक संभावनाएं की जो मात्रा होती है ना वो कम हो जाती है। तो लोग क्या होते हैं कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो कट्टरपंथ के लिए जो संभावित हॉट स्पॉट की एक प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की धारा में शामिल भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि जो पूर्वोत्तर में स्थित जो राज्य है वो निजातीय संघर्ष और क्षेत्रीय अलगाववादी ताकतों से जूझ रहे हैं।
हैं। इस पे क्या है, इस पे इसके बाद यहाँ पे अवसंरचनात्मक विकास काफ़ी कठिन भी हो गया है। खुली सीमाएं हैं, इससे क्या है कि अवैध तस्करी, मानव दुर्व्यापार, नशीली दवाओं, हथियारों और अन्य वस्तुओं की तस्करी, सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ जैसी अत्यधिक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। और पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। पारिस्थितिक रूप से देख लें तो संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण से उस क्षेत्र की क्या है, जैव विविधता के भी नुकसान पहुंचता है। अब जैसे क्या है कि वर्तमान में क्या कि एलओसी में कि 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर सभी राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने से छूट दी गई है। पहले चीज़ नहीं थी, तो ये भी समस्या था। और धन का कम उपयोग यानी कि वित्त फाइनेंस की समस्या भी है। गृह मंत्रालय की जो संसदीय समिति थी ने उसमें बताया था कि सीमावर्ती संरचना व सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धन के कम उपयोग पर चिंता जताई थी उसने। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये चिंताएं हैं सीमा अवसंरचना के क्षेत्र में। सरकार की पहले देख लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या पहले की हैं, उसके बाद हम आगे क्या देखेंगे। कभी कभी विजनाइज जो है उल्टा पल्टा कर देता है, तो वही चीज़ें होती हैं ना कि लोग जो अपने से पढ़ते हैं फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ उसको रखनी है। तो इसीलिए जो मैं करा रहा हूँ उसको पढ़िए, तो कम से कम वीडियोस के माध्यम से मैगजीन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। फिर ये वीडियोस पड़ी रहेंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जब चाहें तब उसको रिवीजन कर सकते हैं। उसको देख करके मैगजीन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि लेंथी मैगजीन है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है कि अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई सारी पहले शुरू की गई। पहला था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है जिसका उद्देश्य क्या था, 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा सब 3-4 राज्य। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसे कुछ जिलों को। और सीमावर्ती ब्लॉकों क्या है कि जो अवसंरचनात्मक विकास और आजीविका के अवसरों का निर्माण करना था। ठीक, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट BIM, यह क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला योजना। इसके अंदर कई सारी योजनाएं आएंगी। अम्ब्रेला योजना का मतलब होता है कि कई सारी योजनाएं आती हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़कें, बिजली और संचार संबंधी अवसंरचनाओं का विकास करना। फिर आता है कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपने आर्टिकल में, इसी पे मैंने आर्टिकल्स ही लिखा था। कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS, ये क्या है, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ तकनीकी समाधान हेतु एकीकृत प्रणाली है। इसमें क्या है, इसमें सीमा सुरक्षा के वर्तमान तरीकों में मौजूद जो भी कमियां उसको दूर करने के लिए क्या है, सेंसर है, डिटेक्टर है, कैमरे हैं, रडार सिस्टम है, हाई टेक्निक वाले निगरानी उपकरण है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो सीमा अवसंरचना से संबंधित जो सेकतकर समिति है उसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, इस मीन्स मैंने बात की है सेकतकर समिति की। ठीक है, ये चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी आपको वहाँ पे, जब आर्टिकल देंगे आप उससे जब आएगा पब्लिश हो जाएगा तो मैं आपको वहाँ पे कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो। तो सेकतकर समिति की जो सिफारिश है, जैसे कि क्या है, ये इसको मैंने यहाँ पर अपने आर्टिकल में मुख्य स्थान दिया हुआ है कि ये क्या है, एक हमारे लिए बेंचमार्क है, इसके अनुसार कार्य होना चाहिए। ये आप अगर मेंस में लिख दिए तो आप सब अन्य लोगों की अपेक्षा यहाँ पे एज ले जाएंगे तो नंबर आपको मिलेगा। जो सड़क निर्माण कार्य की आउटसोर्सिंग हो, ठीक, आधुनिक निर्माण संयंत्रों की शुरुआत हो, भूमि अधिग्रहण हो, अन्य वैधानिक मंजूरी हो, साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े, ये सब चीज़ें क्या है सेकतकर समिति ने दी हुई थी। मैंने समिति की पूरी रिपोर्ट को पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको आगे की। अब मैं आर्टिकल्स में सारी चीज़ें रिवील करूँगा, अभी यहाँ बताना भी नहीं, ठीक है। तो क्या है कि आगे की राह क्या है कि सीमा प्रबंधन के कार्य में स्थानीय समुदायों को शामिल करके सूचना तंत्र का हिस्सा बनाना चाहिए, साथ ही सीमा पर बेहतर निगरानी को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे की राह में इसको आप लिख सकते हैं। इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच की दूरी को कम करना चाहिए खुली सीमाओं पर, ताकि क्या है कि अवैध व्यापार जो इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट मतलब कि ये बॉर्डर हो गया, आउटपोस्ट यहाँ हो गया, तो इसकी दूरी को कम करना चाहिए और निर्माण करना चाहिए, ताकि क्या है कि जो अवैध व्यापार, तस्करी, जाली मुद्रा है यानी फर्जी जो करेंसी है उसको जोखिम को कम किया जा सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ तक संभव हो कि लीडर और लेजर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, CCTV, ड्रोन निगरानी जैसे क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कि प्रत्येक राज्य में सीमा सुरक्षा ग्रिड बनाया जा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर नवीन परियोजना के निर्माण के साथ क्या है कि सीमाओं की निगरानी करने वाले जो भी उपकरण है उसके सहायक उपकरणों में की वर्तमान सूची में निरंतर नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल करना चाहिए। इससे क्या है उपकरणों का बेहतर उपयोग करके सीमाओं की निगरानी की जा सकेगी। और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए सीमाओं के, ताकि क्या है कि तकनीकी अपग्रेडेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक और निगरानी उपकरणों में अनुसंधान विकास हो, रख रखाव के मामले में भी निजी क्षेत्रों की क्षमताओं का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वर्तमान के दौर में। तो अभी अब हम आते हैं, इसकी कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम लोग न्यूज इन शॉर्ट्स में। AFSA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ लीजिए न्यूज़ में हमेशा रहता है, हर साल ही रहता है और कभी कभी सवाल इस पर UPSC में प्री में बने हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब अल्टरनेट ईयर पे बने हैं, और इस पर पूछ देता है, बहुत कंफ्यूज करता है ये। तो गृह मंत्रालय ने क्या किया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSA को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया।
जो आपसा है ये क्या है कि सशस्त्र बलों को जो है अशांत क्षेत्रों में, यानी जो भी क्षेत्र अशांत है उसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब सशस्त्र बल ऐसे अशांत क्षेत्रों में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं, वे बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी परिसर की तलाशी भी ले सकते हैं। ये इसकी बात है। अब अधिनियम के प्रमुख पहलू क्या है? अशांत क्षेत्र। जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में या इसके किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो, उस क्षेत्र, उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अथवा उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अब अशांत क्षेत्र घोषित कैसे होता है वो देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्री में बनेगा सवाल कि किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र क्या है? राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब सशस्त्र बल कर्मियों की अनुमति क्या है कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उसके खिलाफ क्या है? कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट बात है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा था कि सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान जातियों की जांच से छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि क्या है, बहुत मामलों में छूट मिल जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति से क्या व्यवहार? सैन्य अधिकारी जो है गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी विलंब के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपने के लिए बाध्य है। इंपॉर्टेंट बात है, बाध्य है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मतलब मैं जो हाईलाइट करता हूँ उसको ध्यान दिया करिए। ये बाध्य लिखा हुआ है, मतलब कि उसको क्या है कि किसी भी निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सौंपना है उसको। ठीक है, लागू होना क्या है कि अरुणाचल कहाँ कहाँ लागू हुआ है? ये असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में। आप सही। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, सन को भी याद रखिए, 1958। ठीक है। अब चिंताएं बहुत सारी हैं, शक्तियों का दुरुपयोग, मानवाधिकारों का उल्लंघन, अन्य सारी चीज़ें भी हैं। तो एक हार्ड पावर भी है लोगों के बीच में, जो है इस समरसता के निर्माण में, बहुत सारे सामंजस्य के निर्माण में, या फिर होता है ना कि एक सद्भावना के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा भी एक तरह से मानते हैं लोग। तो तमाम चीज़ें उसके पहलू हैं, उसको मेंस में देखेंगे। अगर आएगा, अगर मेंस कंटेंट आएगा तो मेंस के लिए देखेंगे। अब आता है मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि अभी वित्त मतलब ये पीएमएलए एक्ट हमेशा यूज में रहता है, हर महीने कहीं ना कहीं कार्रवाई होती ही रहती है। तो इसमें क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल्स 2005 की बात की गई है, जब यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने इसको संशोधित किया है, संशोधनों को अधिसूचित किया है। इनका उद्देश्य क्या है कि जो पीएमएलए के दायरे के अंतर्गत आने वाले जो भी व्यक्ति या संस्थाएं, उसके प्रकार और उनकी प्रकृति का विस्तार करना है। इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब कि जो भी दायरा है तो उसमें व्यक्तियों संस्थाओं के प्रकार के उसका विस्तार करना है। संशोधन के प्रमुख बिंदु क्या है? स्वामित्व संबंधी संशोधन। इसमें क्या है कि किसी साझेदारी फर्म की पूंजी या मुनाफे का 10% से अधिक हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बेनिफिशियर ऑनर माना जाएगा। अभी तक ये सीमा 15% थी, मतलब कम तक भी। अभी तक जो है इसमें क्या है कि हिस्सेदारी जो सीमा थी वो 15% थी, अब तक क्या है, अब क्या हो गया 10%। यानी किसी भी जो मुनाफे में जो बेनिफिशियल ऑनर किस तरह से माना जाएगा, इसमें जिसका 10% का हिस्सेदारी हो या 10% जिसने हिस्सा प्राप्त किया हो। जो व्यक्ति अन्य साधनों से हिस्सेदारी पर नियंत्रण रखता है उसे क्या है, हितधारी स्वामी माना जाएगा। एक रिपोर्टिंग इकाई क्या होती है, जैसे कि कोई बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यवर्ती के जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं उसकी परिभाषा तय की गई है। ठीक है, केवल प्रबंधन के अधिकारी को ही प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले क्या है, रिपोर्टिंग इकाई के पास किसी अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का क्या था, विवेकाधिकार था। ये सब चीज़ें जो है उतना डिटेल में जाएगा, पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है कि ट्रस्ट के मामले में जो है, ट्रस्ट के मामले में रिपोर्टिंग इकाई सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट में अपने दर्जे या आधारित पद का खुलासा किया जाए। ठीक है, रिपोर्टिंग इकाइयों को ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त होने पर, खाता बंद होने पर 5 साल भी उसका रिकॉर्ड रखना होगा। पीएमएलए एक्ट जो है 2002 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, यह कानून क्या है, धन शोधन को रोकने के लिए, धन शोधन से प्राप्त धन और उसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने के लिए बनाया गया था। अब क्या है, राजस्व विभाग, इंपॉर्टेंट बात है, राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है ईडी क्या है, पीएमएलए को लागू करता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को वो लागू करता है। ठीक है, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, एफईओ, ये क्या है कि जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, इसके तहत क्या है 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, भगोड़ा आर्थिक अधिनियम जो है उसके तहत 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त किया जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी क्या है, यह एफईओ वह व्यक्ति होता है, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वह होता है जिसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपए से जो अधिक के आर्थिक अपराध में शामिल होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, और साथ ही साथ क्या है कि वह व्यक्ति आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ चुका हो। अब वर्तमान में केवल 10 लोगों को क्या है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, केवल 10 लोगों को। एफईए अधिनियम 2018 क्या कहता है कि अनुसूचित अपराध, इसमें क्या है कि हमें इसमें जाली
सरकारी स्टाम्प या मुद्रा बनाना, चेक की अस्वीकृति या अनादर करना, डिसऑनर करना, ऋणदाताओं को धोखा देने वाले लेन देन हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो यानी धन शोधन हो। ठीक, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये अपराध होते हैं अधिसूचित। अपराधी घोषित करना क्या है, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए एक्ट यानी जो वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत विशेष न्यायालय में एक आवेदन तैयार किया जाएगा। अब जो ईडी है इस कानून को लागू करने वाली शीर्ष एजेंसी है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो हमारे इस कानून को लागू करने वाली जो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लागू करने वाली जो है एक्ट को ये लागू करने वाली जो है शीर्ष एजेंसी है। मतलब यही जो है एकमात्र एजेंसी भी मान सकते हैं इसको। अब दोष सिद्ध होने से पूर्व अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने का यहाँ पे अधिकार है, इंपॉर्टेंट बात है। और जो जब्त की गई संपत्ति पर अधिकार होगा उसको सम्मिलित होगा किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। अब विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील जो है हाई कोर्ट में ही की जा सकेगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। चुनौतियां क्या है कि निर्वासन के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव है, सही बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ साइप्रस हो गया, अभी देखिए ना साइप्रस, अभी एक साइप्रस वाला भी चीज़ मामला खुला हुआ है अभी हाल ही में, यहाँ पे गोल्डन वीज़ा का। लंदन हो गया, यहाँ अब कुछ ऐसे देश होंगे, ये मॉरिशस हो गया, मॉरिशस नहीं वहाँ पे क्या बोलते हैं आपको यार वो वेस्ट इंडीज़ वाले जो कैरिबियाई द्वीप है वहाँ पे लोग जहाँ भाग जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि जो प्रवासन है, निर्वासन जो है, निर्वासन वाली जो कानून है वो बहुत ऐसे अजीब से बनाया गया ना कि वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया इतने बिलियन डॉलर का तो आपको वहाँ सब चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि अभी भारत के सरकार के जो 10 भगोड़ा आर्थिक अपराधी हैं वो कहीं वहीं छुपे हुए हैं, वो उनको वहाँ से लाया भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के जो कानून है, जो नियम है उसी के अनुसार वो बने हुए हैं और उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठा लिया है। तो ये क्या है कि निर्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव भी है, अलग अलग देशों और क्षेत्राधिकारों की जटिल कानूनी संरचनाएं हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके लिए प्राथमिकता से एफईओ से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से, आपस में सूचना को साझा करना, कानून परिवर्तन में सहयोग करना, भ्रष्टाचार रोधी अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और प्रभावशीलता को बढ़ावाना और संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था को मजबूत करना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है कि रणनीति, तकनीक और प्रक्रिया आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, TTP बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, ये हो गया एक बार, ये बस अब खत्म होने वाला है थोड़ा सा है। ये TTP आधारित क्या है, ये है TTP आधारित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क क्या है, निम्नलिखित चीज़ों में ये मदद कर सकता है। साइबर अपराधों को ट्रैक और वर्गीकृत करने में, केस को सुलझाने के लिए आवश्यक साक्ष्यों के बीच संबंधता को पहचान करने में और अपराधियों को दोषी ठहराने वाले साक्ष्यों के फ्रेमवर्क को व्यवस्थित करने में। IIT जो कानपुर ने उसने क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से अंतर विषयक साइबर भौतिकी प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत अपराध को अंजाम देने में साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक और पद्धति का विकसित किया है। ठीक है, ICPS का लक्ष्य क्या है, अनुसंधान विकास, ट्रांसलेशनल रिसर्च, उत्पाद विकास, स्टार्टअप्स की इनक्यूबेटिव समर्थन और व्यवसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म को विकसित करना है। स्मिशिंग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नया चीज आया हुआ है तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, मतलब ये अभी तो किसी किताब में तो मिलेगा नहीं आपको, और यूपीएससी पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। फिशिंग, स्मिशिंग, तमाम चीज़ें। फिशिंग तो सुने हुआ था साइबर अपराध में। अब ये क्या है, स्मिशिंग आया। स्मिशिंग क्या है, एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, स्मिशिंग जो है इसका ये क्या करता है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हेरफेर करता है, मतलब साइकोलॉजिकल स्तर पर। और इसका क्या है कि ये मानवीय त्रुटि, जो भी मानवीय त्रुटि उसका फायदा उठाता है। इसके अंदर क्या है कि लोगों का जो फेक मोबाइल टेक्स्ट संदेश का उपयोग करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इस लोगों को धोखे में आकर के मलवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हैं, अपनी जो संवेदनशील जानकारी उसको साझा कर देते हैं या साइबर अपराधियों को पैसे भेज देते हैं। ये चीज़ें हैं। स्मिशिंग क्या है कि SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज और फिशिंग, बोला था फिशिंग, इस SMS और फिशिंग का एक संयोजन है। ध्यान दीजिएगा, स्मिशिंग में SMS का इस्तेमाल होगा। SMS और फिशिंग का संयोजन है। फिशिंग क्या होता है, साइबर अपराधों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है जिसके तहत क्या है कि धन भेजने, संवेदनशील जानकारी को भेजने, सौंपने, मलवेयर्स को डाउनलोड करने के लिए लोगों के साथ क्या होती है, धोखाधड़ी करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का चीज़ है, इस पर ध्यान देना है आपको। ये विविध प्रकार के फिशिंग हमलों से बचने के लिए क्या है, प्रमुख अंतर हमलों को अंजाम देने के लिए उपयोग करने वाले माध्यम होते हैं। एक होता है स्पैमोफ्लेज। स्पैमोफ्लेज क्या है, मेटा ने, यानी कि जो फेसबुक की जो स्वामित्व वाली कंपनी, पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने क्या कि हजारों ऐसे फेसबुक अकाउंट हटा दिए हैं जो स्पैमोफ्लेज नामक अभियान का हिस्सा थे। स्पैमोफ्लेज अभियान का था एक व्यापक ऑनलाइन चीन के द्वारा फैलाया गया इस स्पैम ऑपरेशन था। यह चीन की प्रशंसा करता था और USA पश्चिमी विदेशी नीतियों और चीनी सरकार के आलोचकों के विरोध में पोस्ट करता था। ठीक पिछले साल क्या हुआ, रूस का जो है डॉपलगैंगर नामक ऐसा ही अभियान था, खबरों में रहा था। ठीक, तो ये क्या करता है, यह यूरोप के प्रमुख न्यूज आउटलेट्स की वेबसाइट की नकल करता था और रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में फर्जी स्टोरीज पोस्ट करता था, फिर उसका ऑनलाइन प्रचार प्रसार करता था। तो इसी प्रकार की चीज़ों को जो है मेटा ने हजारों ऐसे अकाउंट्स को हटाया। ये बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है, ये नैरेटिव सेट कर लेते हैं। ठीक है,
लोगों को भ्रामक भ्रामक जानकारियाँ देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक भी हैं अगर देखा जाए तो। एक तरह से सोशल मीडिया का जो भी, अब इस पे बात होगी कभी, अगर सोशल मीडिया किस तरह से लोगों की आवाज़ बनाए, तो फिर एक तरह से उसने कई सारे चुनौतियों को भी जन्म दिया हुआ है। तो एक बड़ी बात है इसमें। डिफेंस जो है इंडिजनाइजेशन, रक्षा क्षेत्र का क्या है, स्वदेशीकरण, इस पे बात जब होगी तो क्या है कि रक्षा क्षेत्र का जो स्वदेशीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रक्षा अधिकरण परिषद जो होता है ना, टीएससी, इसने क्या है, सशस्त्र बलों की प्रचालन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान की है। डीएसी ने क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से प्राप्त MI-17V5 हेलीकॉप्टर पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट की खरीद के लिए जो है ऐसे आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति क्या है, भारतीय श्रेणी के तहत की गई है। भारतीय श्रेणी क्या है, ये जो भारतीय IDDM क्या है, स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और विनिर्मित श्रेणी क्या है, भारतीय विक्रेताओं से उत्पादों की खरीद के बारे में है। हालांकि ऐसे उत्पाद में 50% जो स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। ठीक, यह मात्रा क्या है, अनुबंध लागत के आधार पर होनी चाहिए। अनुबंध लागत का मूल्य क्या, तात्पर्य क्या होता है, कर और शुल्क हटाकर कुल अनुबंध मूल्य से होता है। ठीक, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 के तहत क्या कि खरीद की 5 श्रेणी, यह एक खरीद की 5 श्रेणियों में से एक है। खरीद की अन्य 5 श्रेणी क्या है, खरीद और निर्माण, खरीद वैश्विक माल में विनिर्माण और खरीद वैश्विक, इस प्रकार के जो श्रेणियाँ बनी हैं उसमें एक है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र के जो स्वदेशीकरण का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। बहुत कुछ इसमें प्री के लिए तो नहीं है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। जो भी हमारे जो शत्रुतापूर्ण पड़ोसी क्षेत्र है, बदलती भू राजनीतिक है, उसमें क्या है कि जो सुरक्षा और सामरिक अनिवार्यता है वो जरूरी है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। आयात के कारण जो चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डिफिसिट होती है, CAD जो होता है ये कम होगा। चुनौतियां क्या है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी है और अल्पावधि में जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है उसके प्राप्ति के मुद्दे, और रक्षा क्षेत्र में गहन निरंतर अनुसंधान विकास को सुनिश्चित करना आदि, ये बहुत बड़ा चुनौती है। DSC क्या है, रक्षा खरीद पर होने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, जो इसका अध्यक्ष का होता है रक्षा मंत्री होता है, प्री के लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे कर लीजिए ना, DSC इस पर ऐसे हाईलाइट कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। DSC जो होता है ये क्या होता है, रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हमारे देश के रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, अब आता है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन ऑर्गेनाइजेशन, IFC-IOR, इंपॉर्टेंट है। प्रलय मिसाइलें भी हैं, अब बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा जवाब तो कंटेंट खत्म होने वाले हैं। तो क्या है कि IFC-IOR क्या है, इसकी स्थापना 2018 में गुरुग्राम में की गई थी। इंपॉर्टेंट बात है, गुरुग्राम में की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था, समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चिन्हित जहाज़ों से जुड़ी जानकारियों को साझा करना, और जो भी क्षेत्र कवर किए गए उसमें क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र और निकटवर्ती सागर जो थे उसमें ये क्षेत्र कवर किए गए थे। महत्व क्या है कि समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों के जो प्रसार है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन खतरों में समुद्री डकैती सहित सशस्त्र डकैती, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी, अवैध, असूचित और अनियमित मत्स्यन शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, 2018 में गुरुग्राम में इसका स्थापना की गई थी। IFC-IOR यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन के स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भी जागरूकता बढ़ाना है समुद्री क्षेत्र के बारे में और जहाज़ों से जुड़ी जानकारियों को साझा करना है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, इंपॉर्टेंट है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रथम जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों इसकी एक रेजिमेंट को खरीदने की मंजूरी दी है। ठीक, सतह से सतह, यानी ध्यान देना है, प्रलय का सतह से सतह, ठीक, सतह से सतह जो कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च कर सकते हैं। किसने बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है, DRDO ने बनाया है। ठीक, मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये क्या है, ये जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का जो ट्रेजेक्टरी होता है वायुमंडल के भीतर होता है, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल होती हैं वो क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइलों का जो प्रक्षेपण होता है पृथ्वी का वायुमंडल से बाहर से गुजरता है। जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, और ये जो मिसाइल होगी ना, मान लीजिए ये वायुमंडल है, यहाँ ऊपर जाता है। ठीक, तो ये जो ये कम दूरी की बैलिस्टिक होगी ना, ये ऐसा ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे, वायुमंडल के भीतर ही ट्रेजेक्टरी उनकी होगी। और जो लंबी दूरी जो इंटरकॉन्टिनेंटल होती है ना, वो वायुमंडल से बाहर जाती है और फिर ऊपर से ऐसे आती हैं, इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, तो महेंद्रगिरी वाई 1265-4, ये क्या है, इसको देखते हैं कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें और अंतिम युद्धपोत चाहता है महेंद्रगिरी का। मुंबई के जो मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर लिमिटेड है, MDL ने, उसने जलावरण कर दिया, मतलब कि अब ये बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पहाड़ी है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UP PCS में पूछा हुआ है। उड़ीसा के पूर्वी तट में स्थित एक पर्वत की चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, इसी के नाम पर इसको रखा गया है। प्रोजेक्ट 17 क्या है, प्रोजेक्ट 17 जो है इसके तहत क्या है कि भारतीय जहाज़ों को नौसेना के वार्षिक डिजाइन, और इसको मतलब इसको किया जाता है, इसके इसी के तहत जो है
वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन भी किया हुआ है। प्रोजेक्ट 17 डिजाइन करने के लिए एक भारतीय जो मतलब एक तरह से समुद्री जो भी जहाजें हैं उसको स्वदेशीकरण का एक प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इंपॉर्टेंट बात है। ऑपरेशन पोलो कहाँ था ये हम पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा सैन्य कार्रवाई के नाम से ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। निजाम कौन था? निजाम मीर उस्मान अली शाह 1947 में जो था वो भारत में आज़ादी में शामिल होने का पक्षधर नहीं था। अब इसी कारण से क्या है कि हैदराबाद का भारत संग विलय करने के लिए जो है ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, न्योमा एयरफील्ड, इसको जगह को नाम याद रखना है। तो पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड की आधारशिला रखी गई है। किसने रखी है? रक्षा मंत्री ने रखी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है। ऊपर आपने बताया था आपको, सांविधिक निकाय है और इसी ने जो है इसको ये बनाएगा, ठीक है। सब भारत के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण करेगा। इंपॉर्टेंट है डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। भारत के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण करेगा कौन? बीआरओ, ठीक। ये क्या है? पैंगोंग त्सो लेक के जो करीब है उसी के आसपास स्थित है और एलएसी से करीब जो है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके करीब 46 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका महत्व क्या होगा? इसका महत्व ये है कि लद्दाख में जो भी हवाई अवसंरचनाएं हैं उसको मजबूत करेगा, उत्तरी सीमा पर वायु क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक। चीन की जो एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति से निपटने में मदद मिलेगी। जो A2AD के तहत क्या है कि सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल स्पॉट है दूरी है इसकी दूरी और रडार के तैयार की तैनाती की जाती है ताकि युद्ध के दौरान क्या है कि शत्रु की स्वतंत्र आवाजाही को अवरुद्ध कर सके। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या 1D एग्जाम्स और अन्य चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सवाल बनते हैं कि जो सुर्खियों में रहा युद्धाभ्यास, यानी इस मंथ में कौन कौन से जो युद्धाभ्यास थे, सितंबर मंथ की जो मैगजीन आई उसमें क्या कौन कौन से अभ्यास सुर्खियों में रहे थे। तो वरुण अभ्यास किसके बीच में है? भारत और फ्रांस एंड इंडिया के बीच में क्या है? द्विपक्षीय है, 2 साल पे, ठीक। ये क्या? नौसेना, ठीक। दूसरी बात क्या है? सिम्बेक्स क्या? सिम्बेक्स नाम से ही पता है आपको, जानते होंगे, सिंगापुर और भारत का है जो है समुद्री द्विपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास है। याद रखना ये वरुण अभ्यास द्विपक्षीय 2 साल पे नहीं होता है, ये गलत हो गया, मैंने द्विवार्षिक समझ लिया था इसको, द्विपक्षीय है, ठीक है, मतलब बायलैटरल है वो। और अभ्यास सिम्बेक्स क्या है? भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होने वाला क्या है? एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है सिम्बेक्स। इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा हुआ है। किसमें पूछा हुआ है? CAPF में पूछा, UPSC CAPF में वार बने, NDA CDS के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी UPPCS में भी कभी कभी बन देता है क्वेश्चन। तो ये रहा आपका ये जो आपका सिक्योरिटी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए अपने पर्यावरण पे, और पर्यावरण 2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। पर्यावरण को मतलब 2 दिन में पर्यावरण को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है अब हम लोग 2 दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, और 1 दिन लगेगा आपका सोसाइटी जो इशू है, सामाजिक मुद्दे, यानी 5 दिन में मैगजीन खत्म हो जाएगी। आज है आपका 23 तारीख, बस 5 जोड़ लीजिए, आपका 28 तारीख को मैगजीन खत्म हो जाएगी। तो हम लोग मंथ से पहले ही मैगजीन ख़त्म कर लिए, क्योंकि हालांकि लेट, इस बार तो बहुत सारा लेट हम लोगों ने शुरू किया। 15 तारीख के बाद मैंने, चूँकि तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा खांसी, मतलब तबीयत इन द सेंस कि खांसी जुकाम काफ़ी था मौसम चेंज होने की वजह से, तो इसकी वजह से मैं मैगजीन क्लासेस ले नहीं पा रहा था। तो बहुत बड़ी चुनौती थी, चूँकि इसको जल्दी कंप्लीट करना था। 1 तारीख को नई वाली मैगजीन भी आ जाएगी तो उसको भी पढ़ना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कैसे लगता है आपको सारी चीज़ें, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ ऐड करना चाहिए मुझे मैगजीन वाले क्लासेस में, आप लोग थोड़ा फीडबैक दिया करिए। धन्यवाद।